Assalamu alaikum. Nadia Malik is here from NM Language Academy. In today's lecture, we are going to discuss about existentialism with particular reference in Waiting for Godot. So first we see the definition of existentialism. What is existentialism? Existentialism is the philosophical belief that states that we are each responsible for creating purpose or meaning in our own lives. एग्जिस्टेंशलिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंशलिज्म एक फिलोसफिकल बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल मीन्स जो आपके अफराद हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए और उसमें पर्पस क्रिएट करने के लिए. Our individual purpose and meaning is not given to us by God, government, teachers or other authorities. इंडिविजुअल की लाइफ में जो मीनिंग होता है और जो पर्पस होता है वो गॉड की तरफ से नहीं दिया जाता और ना ही वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ना ही किसी टीचर की तरफ से दिया जाता है और ना ही किसी और हायर अथॉरिटी की जानिब से. रादर the individual himself or herself is responsible what he or she likes in his or her own life. There is another definition about existentialism, a philosophical theory that people are free agents who have control over their choices and actions. कि एग्जिस्टेंशलिज्म एक फ़िलोसफिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो आपके पीपल हैं वो फ्री एजेंट हैं, यानी वो अपनी लाइफ को जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस को और एक्शंस को. कोई सेकंड या थर्ड अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करती बल्कि इंडिविजुअल खुद कंट्रोल करता है. एग्जिस्टेंशलिस्ट्स बिलीव that society should not restrict an individual's life or actions, and that these restrictions inhibit free will and the development of person's potentials. एग्जिस्टेंशलिस्ट का ये बिलीफ है, ये यकीन है कि जो सोसाइटी है उसको इंडिविजुअल की लाइफ को और उसके जो एक्शन हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पाबंदियाँ आयद करना. तो सोसाइटी को इंडिविजुअल की लाइफ पर किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं करनी चाहिए. दीज रेस्ट्रिक्शंस इनहिबिट फ्री विल, कि ये जो पाबंदियां हैं वो अफराद को उसकी फ्री विल से इनहिबिट कर देती हैं. इनहिबिट का मतलब भी रोकना होता है, रिस्ट्रेन करना होता है, स्टॉप करना होता है. कि ये जितनी भी सोसाइटी की तरफ से पाबंदियां होती हैं वो उसकी फ्री विल से उसे रोक देती हैं. एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनस पोटेंशियल, और जितनी भी एक शख्स की जो पोटेंशियल की डेवलपमेंट के लिए एक माहौल चाहिए होता है और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो फ्री विल होती है. अगर आप उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे तो उसकी फ्री विल जो है वो उसको आप स्टॉप कर देंगे. जब आप उसकी फ्री विल से उसको स्टॉप कर देते हैं तो इट्स मीन के पर्सनस की जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है आप उसको स्टॉप कर रहे हैं. नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, के एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस थ्योरी में किस पॉइंट पर जो है वो फोकस किया जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, importance of choice, anxiety regarding life, death and extreme situations, meaning and absurdity, social criticism, importance of personal relation. के जो मेजर इसका कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटी है एग्जिस्टेंशलिज्म की वो ये है कि इसमें इंडिविजुअल को वैल्यू दी जाती है. इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस, कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना चाहता है उसको इसकी मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाती है, वो इसमें फ्री होता है. Then next characteristic is anxiety regarding life, death and extreme situations.
कि इंडिविजुअल जो है वो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है। एंग्जाइटी का मतलब भी डिप्रेस होना होता है, कि वो अपनी लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है और इसकी हकीकत क्या है। और उसकी लाइफ में जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, यानी जो भी उसको ट्रबल फेस करना पड़ती हैं, या जो भी पैनिक सिचुएशंस आती हैं उसकी लाइफ में, तो वो इन तमाम सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसिस को फेस करते हुए एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। मीनिंग एंड एब्सर्डिटी, कि उसकी लाइफ जो है वो एब्सर्डिटी पे बेस्ड होती है। एब्सर्डिटी का मतलब होता है एमलेस। उसकी लाइफ जो है वो एमलेस होती है, उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, किसी किस्म का कोई स्टार्ट, मिडल और एंड नहीं होता। उसकी लाइफ जैसे हमें स्टार्ट में नज़र आती है वैसे ही मिडिल में नज़र आती है और वैसे ही एंड पे नज़र आती है। सोशल क्रिटिसिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म का एक और एलिमेंट ये भी है कि इसमें जितनी भी हमारी सोशल इश्यूज होते हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एज वी विल सी इन वेटिंग फॉर गोडो, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशन, कि उसमें पर्सनल रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, in Waiting for Godot, importance of individual is emphasized. Here, the main characters of the play, Strogan and Vladimir, portray the importance of one's identity because they free in their own life. They only prefer their choices in every situation. They are far from all social boundaries. In Waiting for Godot, as we see, there are two major characters. One is Strogan, second is Vladimir. We see in the whole play that both are free. Both have free will. Both have free choices in their own lives. वो अपनी लाइफ में फ्री हैं। वो अपनी लाइफ को जैसे चाहते हैं वैसे गुजारते हैं। किसी किस्म की उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। दे आर फार फ्राम ऑल सोशल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब भी रेस्ट्रिक्शंस होता है, कुछ पाबंदियां होता है, कुछ ज़वाबित होते हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से अफराद पर आयद की जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक फ़र्द को एक सोसाइटी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का लाया अमल इख्तियार करना होता है और उसी के मुताबिक उसे अपनी ज़िंदगी गुजारना होती है। लेकिन स्ट्रोगन और व्लादिमीर जो है हमें इससे फ्री नज़र आते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। Albert Camus, an existentialist writer, says boredom or waiting, which is essentially the breakdown of routine or habit, caused people to think seriously about their identity. So it emphasizes on one's individual identity. So Waiting for Godot is highlighting the importance of individual. एल्बर्ट कैमस जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में बोर्डम है या वेटिंग है तो ये लाजमी तौर पर उसकी रूटीन को और उसकी हैबिट को तब्दील करने की ज़रूरत होती है। और जब किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है या वो बोर्डम का शिकार हो गया है, तो वो सीरियसली क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचता है कि व्हाट ही आर शी इज़, व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, कि वो क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कि उसका वजूद क्या है, उसकी पहचान क्या है। So existentialism emphasizes on one's individual identity. So Waiting for Godot is highlighting the importance of individual. तो Waiting for Godot में भी हम यही चीज़ देखते हैं व्लादिमीर और स्ट्रोगन के कैरेक्टर्स में। Importance of choice.
The play Waiting for Godot is emphasizing the importance of choice, which is the main element of existentialism. Here, the characters are waiting for Godot, for whom about they know little. यानी इसमें हम देखते हैं कि व्लादिमीर और स्ट्रॉगन दोनों जो है वो गोटो का वेट कर रहे हैं. दैट इज़ अननोन पर्सनैलिटी फॉर देम. यानी वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में स्ट्रॉगन और व्लादिमीर नहीं जानते, बट दे आर वेटिंग फॉर हिम. Now there is a dialogue to understand this point. Strogan, let us go. Vladimir, we can't. स्ट्रैगन कहता है कि आओ चलते हैं. व्लादिमीर कहता है कि हम नहीं जा सकते. स्ट्रॉगन, वाई नॉट? व्लादिमीर, वी आर वेटिंग फॉर गोडो. स्ट्रॉगन कहते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते. व्लादिमीर कहता है कि वी आर वेटिंग फॉर गोडो, क्योंकि हम गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं. दे आर वेटिंग दैट पर्सन whom they don't know either Godot would come or not, but they are still waiting for him. They are still waiting for his arrival. उन्हें नहीं मालूम कि गोडो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपना जो वेट है उसको कंटिन्यू रखते हैं. So it shows that for waiting for less familiar person was their own choice, and they gave importance to their choice. कि वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, उससे फेमिलियर नहीं हैं, उससे उनकी कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ देयर ओन चॉइस. और एग्जिस्टेंशलिज़म के अकॉर्डिंग भी हमने यही देखा है कि एग्जिस्टेंशलिज़म में भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ की चॉइस के हवाले से फ्री होता है. Anxiety regarding life, death and other life situations. अब जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी डेथ को लेकर, और जो उसकी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, वो उसमें क्या है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. The absence of Godot represents a source of anxiety and hopelessness to Vladimir and Strogan because their lives seem to be attached to him. So they contemplate committing suicide 2 times throughout the play. And they suggest if Godot never arrives, they will hang themselves. अब इसमें हमें वही चीज़ नज़र आती है, डिप्रेशन नज़र आता है कि दोनों जो है जब इंतज़ार करते हैं गोडो का, और गोडो जो कि कभी भी नहीं आता, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. होपलेसनेस उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे चली जाती है, वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं. देयरफॉर दे हैड इंटेंडेड टू कमिट सुसाइड. इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना उन्हें ख़ुद को ख़त्म कर देना चाहिए. Again, there is a dialogue to understand this point. Strogan, what about hanging ourselves? Vladimir, it would give us an erection. Strogan, let us hang ourselves immediately. Strogan कहता है कि ख़ुद को ख़त्म करने के बारे में क्या ख्याल है. व्लादिमीर कहता है कि it would give us an erection. erection का मतलब होता है एलिविएट करना, किसी भी चीज़ के स्टेटस को हाई करना. तो व्लादिमीर कहता है कि अगर हम सुसाइड करते हैं तो ये चीज़ हमारे स्टेटस को और ज़्यादा हाई कर देगी, हम और ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे, हमारा स्टेटस जो है वो और ज़्यादा एलिविएट हो जाएगा. स्ट्रॉगन कहता है लेट अस हैंग आवरसेल्व्स इमीडिएटली, कि अगर ये बात है कि ये चीज़ हमारे स्टेटस को बढ़ा देगी तो हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, सुसाइड जो है वो कमिट कर लेनी चाहिए. As committing suicide is a sign of hopelessness and related to other life problems. So waiting for Godot is portraying here a sketch of hopelessness and these problems in individuals' life. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एग्जिस्टेंशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज़ जो है वो होपलेसनेस की है, और वही चीज़ हमें स्ट्रॉगन और व्लादिमीर के कैरेक्टर्स में नज़र आ रही है. Meaning and absurdity.
Waiting for Godot is considered an absurd play because it is showing absurdity here. The characters and their dialogues are ridiculous here. The absurdity is also related with their hope. The possibility of hope that never arrives lead to humor. The repetition of same dialogues and their waiting for Godot throughout the play also portrays absurdity. वेटिंग फॉर गोडो इज कंसीडर्ड एन एब्सर्ड प्ले. अब ये क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर गोडो को एब्सर्ड प्ले क्यों कंसीडर किया जाता है. फर्स्ट वी सी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एब्सर्ड प्ले. कि वेटिंग फॉर गोडो को एब्सर्ड प्ले क्यों कहा जाता है, क्योंकि एब्सर्ड प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं. एब्सर्ड प्ले हम एक ऐसे प्ले को कहते हैं इन विच देयर इज़ नीदर स्टोरी नॉर स्ट्रॉन्ग प्लॉट, देयर इज़ नो स्टार्ट, देयर इज़ नो मिडल, देयर इज़ नो एंड. And we see in such plays there is repetition of dialogues. कि एब्सर्ड प्ले वो होता है जिसकी ना तो कोई स्टोरी होती है, जिसका जो प्लॉट होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसका ना तो हमें कोई स्टार्ट नज़र आता है, ना मिडल नज़र आता है और ना ही एंड नज़र आता है. और फिर जो हमारे पास एब्सर्ड प्लेज होते हैं उसमें डायलॉग की जो है वो रेपिटेशन होती है. द सेम केस वी सी इन वेटिंग फॉर गोडो कि यहाँ पे भी डायलॉग्स जो है वो रिपीट किए जाते हैं. फिर यहाँ एक ऐसी होप है जो कभी भी फुलफ़िल नहीं होती है, और जो होप फुलफ़िल नहीं होती है तो वो क्या बन जाती है, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ ह्यूमर. तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो है वो हमें वेटिंग फॉर गोडो में नज़र आती हैं. और रेपिटेशन जो है सेम डायलॉग्स की, ये भी एक एलिमेंट है किस चीज़ का, आपके एब्सर्ड प्ले का. तो इसलिए कहा जाता है कि वेटिंग फॉर गोडो इज़ एन एब्सर्ड प्ले. सोशल क्रिटिसिज्म. In Waiting for Godot, Beckett makes several attempts to satirize human beings' need for order. He targets both religious and social organizations. The slavery and treatment of Lucky is also socially criticized. He is treated like a dog while he is a human being. So it shows that in our society, they do not respect about someone's identity and his dignity. वेटिंग फॉर गोडो में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा सैटराइज नज़र आता है. किस हवाले से, रिलीजियस हवाले से, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल जो बैकग्राउंड है, जो सोशल उनका जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से. अगर हम स्लेवरी को देखें तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आती है लकी और पोजो के कैरेक्टर्स में, कि पोजो जो है वो लकी को ट्रीट करता है जस्ट लाइक डॉग वाइल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. लकी जो है एक इंसान है लेकिन उसको कुत्तों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है. ये चीज़ क्या नज़र आती है, ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से लोगों को जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाता है और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और उनकी जो डिग्निटी है उसको किस तरह से वायोलेट किया जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप. In Waiting for Godot, Samuel Beckett portrays different type of relationships. There are 4 kinds of individuals in it. Every character has a separate identity. Vladimir's problems are mental, Estragon's physical, while Pozo and Lucky are presented to show human races. But when these are put into relations, they perform every important role. अब इसमें हम देखते हैं कि उनके आपस के जो रिलेशन हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं. फिर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं. इफ़ वी सी अबाउट व्लादिमीर प्रॉब्लम्स दैट आर रेलिवेंट टू माइंड, इफ़ वी सी स्ट्रॉगन्स प्रॉब्लम दैट आर रेलिवेंट टू फिजिकल, इफ़ वी सी पोजो एंड लकी, दे आर द representation of discrimination between the races, among the races. तो ये पोजो और लकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो जो रेसेस
जो रेसिज्म है उस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, रेसिस जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। जबकि एस्ट्रोगन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंटल हैं, और जो व्लादिमीर है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, फिजिकल हैं। Now we move towards conclusion. After analyzing these aspects of Waiting for Godot, it is concluded that it follows all tenets of existentialism. So it is considered as an existentialist play. According to all points what we have discussed in today's lecture, according to those points, we see that what are the characteristics of existentialism. All these characteristics are found in Waiting for Godot in different characters. Therefore, we can say that Waiting for Godot, that is written by Samuel Beckett, is an existentialist play. I hope all of you have got today's lecture very well. Inshallah, we will see in the next lecture with some other topic. Till then, Allah Hafiz.